नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय दुनिया में कोरोना के एक नए वायरस, एक नए स्वरूप ने दस्तक दे दी है। उस दस्तक से इस समय पूरे दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और ये कहा जाए कि कोरोना की अब तक के जितने भी प्रारूप हमारे सामने आए, कभी बीटा आया, कभी डेल्टा आया, लेकिन अब जो नया म्यूटेंट आया है, जिसका नाम कहा जा रहा है BB.529 था, जिसको आज ही नया नाम दिया गया है, उसको ओमिक्रॉन कहा गया है। ओमिक्रॉन ग्रीक भाषा का 15वां शब्द है। कहा जाता है ये सबसे क्रिटिकल वर्ड है और इसी के चलते इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। इसका नामकरण आज ही हुआ है। ग्रीक भाषा में 24 शब्द आते हैं, जिसमें 24 अल्फाबेट में से इसे 15वां शब्द के रूप में ओमिक्रॉन दिया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना क्रिटिकल होगा। कहा जाता है कि ये जो वायरस आया हुआ है, इसने 24 नवंबर को इसकी पहचान हुई थी और दक्षिण अफ्रीका के शहरों, दक्षिण अफ्रीका से इसकी वहाँ पर पहचान हुई और वहाँ से जब ये निकला तो वहाँ के 3 शहरों में, बोत्सवाना, हांगकांग और दक्षिण अफ्रीका में 2 दिन के अंदर 26,000 से ज़्यादा मरीज इसके आ चुके हैं। और इसकी ग्रोथ रेट की बात की जाए तो ग्रोथ रेट इसकी 93% है। इसके म्यूटेशन 50 से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी 30 से 50 के बीच में अभी शुरू में पाया गया, लेकिन कहा जा रहा है इसके म्यूटेशन 50 से ज़्यादा हैं। आप इसकी गंभीरता को भी इसे समझ सकते हैं कि जो डेल्टा वायरस था, जिसने भी पिछले वर्ष हमारे यहाँ दस्तक दी थी, और उस दस्तक को हम भूल भी नहीं पाए थे जब हमारे यहाँ गंगा में तैरती लाशों को लोगों ने देखा था, ऑक्सीजन में के लिए तड़पते मरीजों को देखा था, अस्पतालों में स्ट्रेचर नहीं थे, मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा था, सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी। उस महामारी को हम अभी भूल भी नहीं पाए थे कि ये उससे 50 गुना ज़्यादा खतरनाक वायरस अब हमारे सामने आ चुका है। तो इसके भारत में अभी हालांकि पहुंचने की कोई अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से चला है। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इसके भी पुष्टि नहीं है। हो सकता है आ भी गया हो, इसकी पहचान ना हो पाई हो, या हो सकता है अभी ना आया हो। ना आना हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन ये कितना खतरनाक होगा, इसके म्यूटेशन का क्या असर होगा, इसके जो इसकी क्या गंभीर परिणाम होंगे, हमारे यहाँ जो वैक्सीन लगाई गई है उसका इस पर कितना प्रभाव पड़ पाएगा, यानी कि वैक्सीन लगाए हुए लोगों को इस पर असर होगा कि नहीं होगा, ये सब बातों को समझने के लिए आज हम एक ऐसे डॉक्टर के पास आए हैं जिनका नाम अगर हम ना लें तो कोरोना पर कोई बात करना शायद बेईमानी होगी। क्योंकि डॉक्टर सूर्यकांत का परिचय सिर्फ भारत के लिए ही, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सारे देशों में उनको जाना जाता है। उन्होंने आइवरमेक्टिन का बढ़कर चढ़कर प्रचार किया और उन्हें आइवरमेक्टिन के इतने ज़्यादा फायदे बताए कि उसी के चलते लाखों करोड़ों लोगों ने देश में अपनी जान बचा पाई। जब भारत और उत्तर प्रदेश में सरकारी तंत्र नहीं पहुंच सका था गांवों के बीच में, तब डॉक्टर सूर्यकांत छोटी सी दवाइयों का उपचार लेकर के पहुंचे थे ग्रामीणों में, गलियों में, जहां कोई सरकारी तंत्र नहीं पहुंचा था। तब डॉक्टर सूर्यकांत के बताए उपचार से हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान बचाई थी। आज हम उन्हीं के पास आए हैं और हम उनसे सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे कि ये जो कोरोना का नया म्यूटेशन आया है कितने खतरनाक है, इससे कितने लोग बच सकते हैं, क्या बच सकते हैं, हम उनसे बारी बारी पूछेंगे। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर सूर्यकांत से। सर नमस्कार। जी नमस्कार राजेश। सर एक बार फिर आपसे बात करने की जरूरत पड़ गई है, बहुत लंबे समय बाद आज आप मिल पाए हैं, बहुत व्यस्तता है आपकी। ये जो कोरोना का नया म्यूटेशन आया है, हम लोग तो समझ रहे थे कि हम लोगों ने इंजेक्शन लगवा लिया है और अब इससे फुर्सत पा गए, हम लोग को कोई कोरोना नहीं परेशान करेगा। ये नया कोरोना आया, इसके बारे में मैं विस्तार से समझना चाहता हूँ कि जो नया म्यूटेशन आया, कहा जा रहा है 50 इसके म्यूटेशन है। तो ये 50 म्यूटेशन क्या है, इसके क्या आप परिणाम देख रहे हैं? जी राजेश जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपको और सरिता प्रवाह को, कि वास्तव में कोरोना के ज्ञान का जो प्रवाह है वो सतत रूप से आप अपने माध्यम से इसको प्रवाहित कर रहे हैं। पूरे कोरोना काल में पिछले 21 महीने में आपने जनता को जागरूक किया है और मेरा सौभाग्य है कि मैं कई बार आपके दर्शकों के बीच रहा हूं। देखिए, अभी जो दक्षिण अफ्रीका से खबर आई है वो बहुत अच्छी खबर नहीं आई है, बहुत चिंता का विषय है। और मैं ये कह सकता हूं कि सजग रहिए, लेकिन पैनिक मत होइए, लेकिन थोड़ी सी चिंता का सबब जरूर है। वो इसलिए है क्योंकि जैसा आपने कहा कि अभी जल्दी ही, कल ही नामकरण हुआ है इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब इसका शुरू में नाम दिया B.1.1529, और उसी समय उन्होंने कहा था कि इसका नामकरण जो होगा वो ग्रीक लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें से मोस्ट डिफ़िकल्ट जो अल्फ़ाबेट होगा, मोस्ट क्रिटिकल जो अल्फ़ाबेट होगा, उसके नाम से होगा। तो ये जब उन्होंने 24 ग्रीक भाषा के अल्फ़ाबेट होते हैं, तो जब उन्होंने इसको स्टडी किया तो 15वां अल्फ़ाबेट जो कि ओमिक्रॉन के नाम से जाना जाता है, उसका नामकरण इन्होंने दिया है, क्योंकि मोस्ट क्रिटिकल अल्फ़ाबेट ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज है। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या मोस्ट क्रिटिकल है।
मोस्ट क्रिटिकल ये है कि आपने अभी तक मोस्ट क्रिटिकल जो स्वरूप देखा है, जो परिवर्तित रूप देखा है कोरोना का, वो देखा था सेकेंड वेव के दौरान। आपको याद होगा कि मार्च से लेकर मई तक कोहराम मचा हुआ था पूरे देश में और हमारे उत्तर प्रदेश में भी। और अभी जैसा आपने बताया कि फिर मैं लाया था ग्रामीण भाइयों के लिए एक चिकित्सा के तौर पर, और एक मेरी लाइन बहुत पॉपुलर हुई थी जब मैंने कहा था कि आप आरटीपीसीआर या कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटर करिए। जिनको कोविड के लक्षण हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पल्स ऑक्सीमीटर के आधार पर, यानी जिनका 94 से नीचे ऑक्सीजन जा रहा है, उनको ये मैंने एक मॉडिफाइड प्रिस्क्रिप्शन किया, एक नया फार्मूला ईजाद किया और तमाम प्रोटोकॉल के विरुद्ध किया, लेकिन अपने मॉडिफाई, क्योंकि मुझे लोगों की जान बचानी थी, मुझे प्रोटोकॉल की चिंता नहीं थी। तो जान बचाने के लिए फिर ग्रामीण भाइयों के लिए, खास तौर पर जहां ये इलाज की सुविधा नहीं पहुंच पा रही थी, जांच की सुविधा नहीं पहुंच पा रही थी, और जांच हो भी जाती तो रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लगता, तब तक तो कोरोना अपना काम कर देता। तो इसलिए मैंने उस समय एक लाइन का इस्तेमाल किया था, उसका था जो जब मैं गया वाराणसी क्षेत्र में मई के महीने में, प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में जब मुझे भेजा गया कोरोना रिव्यू के लिए, और उस समय वहाँ के हिंदुस्तान अखबार के एक पत्रकार ने एक लाइन दी कि न जांच न रिपोर्ट करो, कोरोना पर सीधी चोट। और उसके बाद उसने मेरा इंटरव्यू छापा कि क्या तर्क है कि साहब जांच रिपोर्ट कुछ मत करिए, जिसका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन 94 है, 4 दवाएं 5 दिन, कोरोना खत्म। तो ये बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद जर्नल, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जर्नल है, अभी सितंबर इशू ने उस मेरे मॉडिफाइड प्रोटोकॉल को, जो इसका नाम दिया मैंने, मॉडिफाइड प्रोटोकॉल बाय डॉक्टर सूर्यकांत फॉर रूरल, हिली एंड रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया, वो पब्लिश किया है सितंबर के इशू में। और इसको अंतर्राष्ट्रीय इतनी ख्याति मिली कि आपको दर्शकों को मैं साझा कर दूं कि यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की सबसे बड़ी पत्रकार है मेडिकल जर्नलिज्म की, क्रिस्टीन क्लार्क, उन्होंने एक नहीं दो नहीं, मेरे 3 इंटरव्यू वो यूट्यूब चैनल पे हैं, आप डालिए इंटरव्यू ऑफ डॉक्टर सूर्यकांत बाय क्रिस्टीन क्लार्क ऑफ इंग्लैंड, आप उनको ले सकते हैं, देख सकते हैं। और बहुत सारे देशों में आप देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज के, अमेरिका हो चाहे यूरोप के बहुत सारे देश हों या और भी बहुत सारे देश हों, हमने तो सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव अभी तक नहीं आने दी है, लेकिन वो लोग अभी भी जूझ रहे हैं। आज भी, कल मेरी अमेरिका से बहुत सीनियर डॉक्टर से सुबह ही सुबह व्हाट्सएप मैसेज आया कि हम लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, इंडिया आना चाहते थे, लेकिन जो बाइडेन साहब ने सब इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है, और अभी भी 50,000 केसेस यूएस में आ रहे हैं। सोचिए, अब हमारे सामने चुनौती है। चुनौती ये है कि भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, जहां हम जंग जीतने वाले हैं। और 1000 साल का इतिहास आप दुनिया की सभी प्रमुख लड़ाइयों का देख लीजिए, जंग वही जीता है जिसने आखिरी समय में अपनी जंग को बहुत अच्छी तरह से लड़ा है। तो ये जीती हुई बाजी कहीं हम हार ना जाएं, कहीं कोविड के खिलाफ, जो हमने कोरोना के खिलाफ ये जंग जीतने की जद्दोजहद में हैं और आखिरी स्टेज पे पहुंच गए हैं, ये कहीं हार ना जाएं। तो इसलिए आखिरी मुकाम पे हमें उतना ही सजग रहना है, उतना ही मुस्तैद रहना है, जितना हमने सेकेंड वेव या फर्स्ट वेव में पालन किया है। तो ये समस्या जरूर है। और जैसा आपने बताया कि जो डेल्टा वेरिएंट था जिसके कारण सेकेंड वेव आई थी, उसमें केवल 2 एडिशनल म्यूटेशन थे, इसमें 50 एडिशनल म्यूटेशन है। और अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड से इसका साबित हो गया है कि ये संक्रामक बहुत है। देखिए, 3 चीजें जो हैं वो हमारे सामने चुनौती बनी हुई हैं। एक, क्या नया वेरिएंट संक्रामक ज्यादा है? तो सिद्ध हो गया कि जी हाँ, संक्रामक ज्यादा है। जैसे सेकेंड वेव में जो डेल्टा वेरिएंट था वो पुराने वेरिएंट से संक्रामक ज्यादा था, इसी तरह ये भी संक्रामक ज्यादा है, और उससे भी कई गुना ज्यादा संक्रामक है, डेल्टा वेरिएंट से भी कई गुना ज्यादा, जिसके कारण सेकेंड वेव हुई थी। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, क्या ये मारक क्षमता इसकी ज्यादा है? ये मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा करेगा? अभी कह नहीं सकते, अभी इसका निष्कर्ष आना बाकी है। तीसरा जो सबसे यक्ष प्रश्न है वो ये है कि क्या जो इम्यूनिटी अभी हमने एक्वायर की है भारत देश में, जैसा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का चौथा सीरो सर्वे कहता है कि बच्चों में 56% और बड़ों में 66% सीरो पॉजिटिव पाए गए, यानी इम्यूनिटी पाई गई। और हमारे देश में जो टीकाकरण अभियान है वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे बहुत अच्छा चल रहा है। अब एक रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट कोविड वैक्सीनेशन का। और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर पे तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना। जिस दिन 2.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण लगा, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। हम जो हैं वो 130 करोड़ डोजेस के वैक्सीनेशन को पार कर चुके हैं। तो अब हमें जो टारगेट, जो हर्ड इम्यूनिटी है वो 188 करोड़ डोजेस का है, उसके नज़दीक पहुंचने वाले हैं, अगले महीने में पहुंच जाएंगे।
लेकिन अब हमारे सामने यक्ष प्रश्न होता है कि ये जो हमने इम्यूनिटी एक्वायर की है, आइदर इन्फेक्शन से और वैक्सीनेशन से, क्या ये इम्यूनिटी हमें नए स्ट्रेन के खिलाफ भी लड़ाई में मदद देगी, और देगी तो कितना देगी, ये भी अभी भविष्य के गर्त में है। तो ये 3 प्रश्न हैं। संक्रामक क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें बच के रहना है। हमारा देश जो है वो भीड़ का देश है। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि 135 करोड़ की जनसंख्या है, ये प्रॉब्लम तो कम है। प्रॉब्लम ये ज़्यादा है कि हमारा जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। और तीसरी प्रॉब्लम है कि हम घर पे कम रहते हैं, सड़क पे ज़्यादा रहते हैं। हम जो हैं सड़क पे शादी आती है तो डांस करते हैं, मिलते हैं, गले मिलते हैं और वगैरह वगैरह। त्योहारों का देश है, हर त्यौहार में हम बाहर आके बड़े रिजुविनेशन के साथ मिलाते हैं। नए साल का सेलिब्रेशन आने वाला है और बहुत सारी शादियां, बारात, ये सब बहुत सारे मेले, ये वो बहुत सारे सेलिब्रेशंस और जुबिलेशंस हमारे देश में चलते रहते हैं। मैंने कहा कि हम लोग घर में कम रहते हैं और सड़क पे ज़्यादा रहते हैं, भीड़ में ज़्यादा रहते हैं। स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बस अड्डा हो, चाहे मेला हो, चाहे कोई हो, इस तरह की इलेक्शंस भी बहुत 5 राज्यों में आने वाले हैं, चुनावी सभाएं होंगी। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे देश के सामने। हमें संक्रामकता को रोकना है, हमें इसको रोकना है, नहीं तो इसको ये जो है वो अनकंट्रोल्ड ट्रांसमिशन हो जाएगा, जो देश के लिए ठीक नहीं होगा। तो सर, दक्षिण अफ्रीका में सेंटर फॉर एपिडेमिक रिसर्च इनोवेशन के डायरेक्टर है प्रोफेसर टूलियो। उन्होंने कहा है कि ये जो कोरोना नया वेरिएंट है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जब बड़े देश हैं, यूरोप कंट्री हैं, जब वहाँ पर हमारे यहाँ का हेल्थ सिस्टम उससे कई गुना बहुत बेहतर है, वो लोग जब इस पर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्या जो नया म्यूटेशन आया है, जो नया हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम है, क्या इसको कवर करने में समर्थ है कि नहीं है? क्योंकि जब हम 2 म्यूटेशन पे हम नहीं कर पाए, हमने देश में त्राई देखी, शायद ही कोई ऐसा घर परिवार रहा हो जहाँ पर मौतें न हुई हो या संक्रमण ना हुआ हो। तो उससे हम निपटने में क्या हमारा हेल्थ सिस्टम कारगर है? क्योंकि आप चिकित्सक हैं और आप उसी चीज़ों से गुजरते हैं, रोज़ देखते हैं कि किस तरह से आपने त्रासदी देखी, किस तरह से आप लोग 24 घंटे खड़े रहे, आयुर्वेद को लेकर के तमाम सारी चीज़ें हुई। तो उसको लेकर के आपको क्या लग रहा है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, अगर हमारे यहाँ ये वायरस आ जाता है, तो क्या हम उससे निपट पाने में सक्षम होंगे? और जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? क्योंकि जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, उन लोग को लग रहा है कि अब तो हम शेर हैं। वो तो मास्क भी नहीं लगाते, वो तो सोशल दूरी है। मैं परसों एक जगह गया था, मास्क लगाया, तो उन्होंने कहा कि क्या अभी कोरोना है क्या? तो इस तरह के लोग अब झेल रहे हैं, जो लोग मास्क लगा रहे हैं। कल एक टीवी चैनल पे मैं बैठा था, तो लोगों ने यही कहा कि मैं मास्क लगा के पहुंच जाता हूं तो लोग कहते हैं, अरे ये पागल कहाँ से आ गया, अभी भी मास्क लगाए हुए हैं। तो इस तरह के लोग कमेंट करने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है। मास्क के फायदे मैं और बताऊंगा, वो तो बात की बात। तो आपने सही कहा, टूलियो साहब का जब से ये इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, जब से ये इतना वायरल हो गया है कि WHO तक की चिंता बढ़ गई है और WHO ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जो बाइडेन साहब, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सब फ्लाइट पर, इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगा दी है। यूरोप में त्राहिमाम मची हुई है। 9 से 11 कंट्री में ये अभी तक इसके केसेस रिपोर्टेड हो गए हैं। अभी तक भगवान का शुक्र है कि एक भी केस हमारे देश में रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसकी कोई सर, 2 दिन में 10,000 केस आ चुके हैं। इसलिए मैं यही बात कर रहा हूँ। देखिए, टूलियो साहब ने बहुत सही किया है। एक तो ये क्या है कि इतनी फास्ट एंड रैपिड रिस्पॉन्स इसके लिए आया है इंटरनेशनल कम्युनिटी का और साइंटिफिक कम्युनिटी का, डॉक्टर्स कम्युनिटी का, कि डॉक्टर्स ने इसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, मैं आपके दर्शकों को बता दूं। जैसे हमारे शरीर की संरचना होती है, बाल हमारे कैसे हैं, आंखें हमारी कैसी हैं, हमारा बोलने का स्टाइल कैसा है, हमारे कंधे कैसे हैं, चेस्ट कैसा है, ये कैसा है, फिगर कैसा है, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग से। यानी एक आंतरिक संरचना है। आप कह सकते हैं जैसे कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे ह्यूमन बॉडी का एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। और इसी जीनोम सीक्वेंसिंग हर प्राणी का होता है। तो वायरस का भी जीनोम सीक्वेंसिंग होता है। उसी के आधार पर अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन हो गया, यानी जेनेटिक म्यूटेशन हो गया। तो एबनॉर्मल अब्रप्ट चेंज इन द जीनोम इज कॉल्ड जेनेटिक म्यूटेशन। अब ये जो जेनेटिक म्यूटेशन में जब चेंज होता है तो कितना परिवर्तन हुआ है और उसके आधार पर उसका स्वरूप बदल जाता है। अब आपने देखा होगा कि जैसे आपके बच्चे होते हैं तो कुछ जो आते जो हैं, या कुछ शक्ल सूरत जो है वो माँ की जाती है, कुछ बाप की जाती है, कुछ बाबा की जाती है, कुछ दादा की जाता है, कुछ नाना का जाता है, कुछ नानी का जाता है। लोग कहते हैं कि भाई ये इसकी चीज़ ऐसी है, ये उस पर गई, आँख उस पर गई। जब बच्चा पैदा होता है तो लोग दादी, नानियाँ, मौसियाँ, बुआ, इन सब कमेंट करते हैं। तो इसी तरह ये जेनेटिक सीक्वेंस है। इसी तरह इस जेनेटिक सीक्वेंस की स्टडी होने के बाद ये पता चला है कि 50 एडिशनल म्यूटेशन इसमें हुए हैं, यानी बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तन हुआ है। और जब बड़ी मात्रा में परिवर्तन होता है तो जो
हमारे अंदर इम्यूनिटी है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, चाहे वो इन्फेक्शन से मिली हो, चाहे वो वैक्सीनेशन से मिली हो। अब आपने बात की कि क्या हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो है, तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड वेव के दौरान हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रश्न चिन्ह लगा था। उसके बाद से काफ़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में 2.8% जो जीडीपी का बजट है वो हेल्थ के लिए एलोकेट होता है। अमेरिका में 17 से 18% होता है, सबसे ज़्यादा दुनिया में। जी। लेकिन अमेरिका आज भी कोविड से जूझ रहा है। हम्म। आप सोचिए कि जिसका जीडीपी का 17 से 18% बजट हेल्थ पे खर्च होता है, इतने ज़्यादा लोग अवेयर हैं, इतना ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आज भी कोरोना से जूझ रहे हैं। 50,000 पर डे केसेस आ रहे हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो अमेरिका में ही हुई हैं। दुनिया में 55 लाख के करीब मौतें हो चुकी हैं और लगभग उनका 10% जो है वो अमेरिका में हुआ है, यानी 5 लाख के आसपास। जी। तो जब वो कोप अप नहीं, पूरे यूरोप में हमने देखा है कि इटली में जो है वो सड़क के डिवाइडर पे वेंटिलेटर लगा के मरीजों का इलाज किया गया, अस्पताल के बेड कम पड़ गए, हमारे यहाँ भी हुआ। लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई है कि मैं एक थोड़ा सा टाइम दे दूँ आपको, आपके दर्शकों को बता दूँ कि हमने कितना 21 महीने में डेवलपमेंट किया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हम जांच की बात करेंगे। जब कोरोना शुरू हुआ हमारे देश में जनवरी 2020 से, तो उस समय इस देश में वायरस की पुख्ता जांच के लिए एक ही सेंटर था, उसका नाम है एनआईवी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे। एक ही सेंटर था। आज हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 3000 सेंटर्स मौजूद हैं देश में जो वायरस की पुख्ता जांच कर सकते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग जांच के लिए हुआ है, वो एक्सपोनेंशियल है। और आज़ादी के बाद भारत देश में किसी भी हेल्थ इशू पर होने वाला ये बहुत बड़ा रैपिड एंड फास्टेस्ट चेंज है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के निर्देशन में एक जेनेटिक कंसोर्शियम बना है जिसके अंदर होल जीनोम सीक्वेंसिंग इस वायरस की स्टडी की जा सके, उसके लिए 10 सेंटर डेवलप किए हैं, जो कि केवल एनआईवी पुणे था जो होल जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकता था। उसके बाद 10 सेंटर देश में ऐसे बन गए हैं जो जीनोमिक स्टडी भी कर सकते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, आपने देखा होगा कि हमारे देश में ना वेंटिलेटर बनता था, ना N95 मास्क बनते थे, ना आपको पीपीई किट बनती थी, कुछ भी नहीं बनता था। आज हमारे देश में सेकेंड लार्जेस्ट हम प्रोड्यूसर हैं इन तीनों के। लाखों की संख्या में हम वेंटिलेटर बना रहे हैं, लाखों की संख्या में पीपीई किट बना रहे हैं, लाखों की संख्या में हम मास्क बना रहे हैं, N95 मास्क कर रहे हैं। और दुनिया में हमारा जो दर्जा है वो है, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑल दीज इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग वेंटिलेटर्स, N95 मास्क एंड पीपीई किट। ये दूसरी बात। तीसरी बात आप आइए कि ऑक्सीजन की कमी सबसे ज़्यादा, हमें मालूम है हमारी ज़िंदगी कैसे चलती है, ऑक्सीजन चलती है। हमारे जीवन की शुरुआत होती है पहली सांस से और अंत होता है अंतिम सांस से। 350 लीटर ऑक्सीजन की हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये नॉर्मली हमें पेड़ पौधों से मिलती है। लेकिन जब अस्पताल में आप भर्ती होते हैं, इस वातावरण में आपने देखिए प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और जब हम अस्पताल में पहुँचते हैं तो इस ऑक्सीजन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन प्लांट की। अल्टीमेट सोर्स वही होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में 500 से ऊपर ऑक्सीजन प्लांट डेवलप किए गए हैं सेकेंड वेव के बाद। पूरे देश में 1500 से ऊपर ऑक्सीजन प्लांट नए डेवलप किए हैं भारत सरकार ने। तो काम तो बहुत हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आपदा आती है तो वो ये स्थिति देख के नहीं आती है कि भारत ने कितनी तैयारी की है। आपदा आएगी, कितने रूप में आएगी, बड़े रूप में आएगी, कह नहीं सकते। आप खुश होते रहिए कि हमने इतना इंतजाम कर दिया है, लेकिन हो सकता है ये भी कम पड़ जाए। आपने जो अंत में बात कही बहुत बड़ी बात कही कि भले हमने कितनी तैयारी करी, क्योंकि तैयारी हमारी पहले भी थी। जब 2 म्यूटेशन वाला डेल्टा आया और हमारे इतने लोगों को समेट ले गया। मैं कहता हूँ कि आपदा जो होती है वो बारात है जिसमें लड़के वालों ने क्लियर ही नहीं किया अंत तक कि कितने बाराती आएंगे। जी, आपने व्यवस्था की थी 100 बारातियों की, आ गए 500। अब आप क्या करेंगे? जी, तब फिर सिस्टम फेल होना ही है। तो ये समय पे जब हमारे पास सिस्टम की तैयारी नहीं है और सर जब हम 2 म्यूटेशन पे इतना तैयारी नहीं है, तैयारी है, कब कम पड़ जाएगी हम कह नहीं सकते। लेकिन हमारी आबादी आप देखिए ना, 130 करोड़ की आबादी के लिए ये आप 3000 जो सिस्टम है आपका वो कितने दिन काम करेगा? क्योंकि जब ये महामारी आएगी, अभी जब इसका 2 म्यूटेशन पर हम लोगों ने इतनी त्रासदी झेली तो 50 का क्या हाल होगा? दूसरी बात, हमारी सरकार जो है जिस तरह के डिसीजन ले रही है, पिछले 540 दिनों से हमारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगी थी 23 मार्च
मार्च से, और अब उसको उड़ानों को चालू किया जा रहा है। ऐसे समय में जब 15 से ज़्यादा देश अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा रहे हैं, 2 दिनों के अंदर रोक लग गई है उनमें, और बाकी जो है वहाँ पर रोक नहीं है। तो अब अपने यहाँ 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। चुनाव आप देख रहे हैं, रोज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पूरा केंद्रीय सरकार और सारे देशों के मुख्यमंत्री और मंत्री सब यहीं पर उत्तर प्रदेश में दौड़ा कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है? और सर, चुनावों का पर्व है, आप देख रहे हैं अभी 25 दिसंबर क्रिसमस का पर्व आ रहा है, नया वर्ष की पार्टी देर रात तक चलेगी, फिर जनवरी में स्नान के पर्व होंगे। तो ये आपको क्या लग रहा है कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसके लिए हम कहाँ तक दोषी हैं? और ये जो म्यूटेशन आएगा, क्योंकि अभी जो दक्षिण अफ्रीका में आया उसमें पता नहीं चल पा रहा है कि उनका कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा और वो इससे संक्रमित हो जा रहे हैं। तो किस तरह से इसकी पहचान होगी? और जो एक बात और पूछना चाहूँगा कि जो अभी तक हम लोग जो कोरोना का होता था, जो ये गन होती थी उससे हम लोग पहचान कर लेते थे, तो उसकी पहचान कैसे हो पाएगी? क्या वो कारगर होगी? क्योंकि अभी जो एयरपोर्ट से उतर रहे हैं लोग, वो उसी स्मॉल गन से चेक कर लेते हैं, उसी से छोड़ देते हैं। तो क्या उससे पहचान हो पाएगी, या कोई प्रॉपर रख करके उनको वेंटिलेशन करना पड़ेगा, उनको जो है रोकना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा, तो उसका कोई प्रॉपर, क्योंकि ऐसे तो निकल जाएंगे तो पता भी नहीं चल पाएगा। हमेशा की तरह राजेश जी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत को कहीं छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई बात नहीं, हमें हमें तो एक्सपर्ट जब लिख गया है तो नेचुरली हमें सबके जवाब देने हैं। तो मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। देखिए, किसी भी समस्या को जूझने के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो या देश की दूसरी समस्या हो, 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरी होती है। एक, सरकार की तैयारी, और दूसरी, जनता की भागीदारी। ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हमें और आपको ये नहीं सोचना है कि सरकार ये करे, सरकार वो करे, सरकार ये करे। सरकार को भी करना है। अब जो सरकारी तंत्र में निर्णय लेने में हिस्सा है, डॉक्टर सूर्यकांत तो उस निर्णय में लेने में हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं एक्सपर्ट के नाते, इस पब्लिक फोरम के नाते तो मैं अपनी सलाह दे सकता हूं। सरकारी संस्थान में काम करता हूं तो सरकार के खिलाफ भी नहीं बोल सकता हूं, लेकिन अपनी जो सलाह है वो जरूर दे सकता हूं। तो मुझे देनी भी चाहिए इस देश के नागरिक होने के नाते। और अभी कल ही हमने संविधान दिवस मनाया, और संविधान में हमें ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपने को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं जी। तो उसके लिए मैं सलाह देता हूं। एक तो ये है कि सरकार के लेवल पर टाइमली रिव्यू होता रहता है। मेरे ख्याल से ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगी, और पहले से मेरे ख्याल से ये प्रोसेस चल रही होगी 15 दिसंबर से खोलने वाली, जो आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को। लेकिन हमें लगता है कि अगर 20 दिन के अंदर, 22 दिन के 17-18 दिन के अंदर ऐसी कोई परिस्थिति आएगी, तो हमको लगता है भारत सरकार दोबारा इसको रिव्यू करेगी, और करना भी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि पहली वेव भी इंटरनेशनल उसके कारण आई थी। हमारा जो ट्रांसमिशन इस देश में शुरू हुआ है, वो आपको याद होगा, केरला का पहला केस आया था, वुहान से आया था, और वुहान से इंटरनेशनल ट्रैवल करके वायरस उस व्यक्ति के अंदर आया था। उसके बाद ही केसेस आने शुरू हुए। ये जनवरी का मामला है, और मार्च में हमारे उत्तर प्रदेश में भी आने लगे थे, और 23 मार्च को तो इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी गई थी, और 24 से लॉकडाउन भी शुरू हो गया था। इतना फास्ट डेवलपमेंट हुआ था। तो फर्स्ट और सेकेंड वेव में हमने दोनों में देखा है। सेकेंड वेव में तो और फास्ट डेवलपमेंट हुआ था। लोग होली उत्साह से मना रहे थे, और होली मनाना महंगा पड़ गया था, आपको याद होगा पिछला सेकेंड वेव में। तो दूसरी में आपने कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट पे क्या वो गन से स्क्रीनिंग पर्याप्त है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि गन से पर्याप्त है। मैं आपको बता दूं कि कोविड में क्या है कि 85% से ऊपर लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनको बुखार होगा ही नहीं। तो मान लीजिए साउथ अफ्रीका से एक यात्री आ रहा है, और आपने गन देखी और फीवर नहीं है, और उसको जाने दिया, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर नहीं है। तो इसलिए कोविड की जो पॉलिसी है, क्वारंटीन पॉलिसी, वो बेस्ट पॉलिसी है। 2 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है कोविड का, इसलिए 2 हफ्ता क्वारंटीन पॉलिसी रखी जाती है। उस पॉलिसी को हमें इमीडिएट लागू करना चाहिए, इस पब्लिक फोरम के माध्यम से मैं कहता हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर सूर्यकांत राष्ट्रीय स्तर पर इस निर्णय को प्रभावित करने में या निर्णय लेने के हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं मजबूर हूं, मैं केवल अपनी बात इस माध्यम से ही कह सकता हूं। मैं बिल्कुल इसका सहमत नहीं हूं कि केवल गन से, स्क्रीनिंग से आप जो हैं वो कोविड को इंटरनेशनल उस पर स्क्रीनिंग करके रोक सकते हैं। तीसरा, आपने कहा कि क्या अगर यहाँ पर आ जाएगा तो फिर उसके लिए क्या तैयारी है और क्या चीज़ें और होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। हमें दोबारा एक हेल्थ एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। आपको मालूम है यूएस ने कर दिया है, WHO ने कर दिया है, जर्मनी ने कर दिया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इसके तहत जहाँ 1-1, 2-2 केसेस भी इसके आए हैं, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। हमें भी एक रिवाइज एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, और उसमें जो है, जैसे हमने कहा था कि भीड़ इकट्ठा, भीड़ इन एनी फॉर्म, वो शादी हो सकती है, विवाह हो सकता है, वो धार्मिक आयोजन हो सकता है, वो सामाजिक आयोजन हो सकता है, वो एकेडमिक आयोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
उसके लिए जो हमने रेस्ट्रिक्शंस बनाए थे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ 50 लोगों के साथ, 25 लोगों के साथ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ वगैरह वगैरह, वो इस तरह के हमें दोबारा करने पड़ेंगे। क्योंकि हम अगर जब सेकेंड वेव में क्या हुआ था, सेकेंड वेव में ये हुआ था कि जनवरी में केसेस जनवरी के एंड में 8,000 पर डे आ गए थे। आज भी स्थिति वही है जो सेकेंड वेव में थी, सेकेंड वेव आने से पहले थी। 8,000 केसेस आज भी हमारे देश में पर डे आ रहे हैं। लेकिन पूरे यूरोप में और उसमें हम देख रहे थे कि थर्ड वेव पूरी तरह से दस्तक दे रही थी, और हम ये मान के बैठे थे कि जब हमने 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू कर दिया तो हम मान के ये बैठे थे कि अब तो हमारे यहाँ 8,000 केसेस पर डे आ गए, वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुका है, तो हमने मामला सब रफा दफा कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दस्तक की नहीं बल्कि अच्छी तरह से दस्तक आई और त्राहि त्राहि हुई। तो आज हम ठीक उसी मुहाने पर हैं जब हम जनवरी 21 में जहां पर खड़े थे। 8,000 केसेस पर डे अभी भी हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल के कारण जो ट्रांसमिशन हुआ था उसका खतरा अभी भी मौजूद है, और इस बार खतरा छोटा नहीं है। इस बार खतरा पिछली बार से बहुत गुना ज्यादा है। ये सिद्ध हो चुका है कि इस स्ट्रेन की संक्रामक क्षमता ज्यादा है। मारक क्षमता ज्यादा है कि नहीं वो थोड़े दिनों बाद पता चल जाएगी, और जो इम्यूनिटी हमने इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन से प्राप्त की है इस देश में, वो कितनी कारगर होगी, कितनी अच्छी तरह से इसका मुकाबला हम कर पाएंगे, उसकी स्थिति भी अभी स्पष्ट नहीं है। सर, हम उस देश के वासी हैं जहाँ पड़ोस में आग लगी हो तब तक तो सावधान नहीं होते हैं, कि कहते हैं अच्छा एंजॉय करें, हमारे यहाँ तो आग कोरोना बार बार कह रहा है कि ये हाँ। हमारा जो कैजुअल एटीट्यूड है इससे हमें बदलना पड़ेगा। सर, ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो कोरोना की चूंकि अभी हमारे यहाँ नहीं आया है, जी। और लेकिन हम लोग को सतर्क रहने की जरूरत है, तो आप एज ए चिकित्सक मैं जानना चाहता हूँ, अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि जी। जो लोग आपने बहुत पहले उपचार बताया था कि आइवरमेक्टिन खानी है, और जो उपचार आपने बताए थे, तो क्या वो लोग अभी करते रहें कि उसको, चूंकि जो लोगों ने बंद कर दिया है जी। वो करते रहें, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है क्या वो वैक्सीन लगवा लें, अभी भी समय है उनके पास, क्या वैक्सीन लगवाने से वो बच सकते हैं, और कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको लागू करें, या क्या करना चाहिए उनको अभी तीन फिलहाल? चीजें मैं बताता हूँ आपके दर्शकों को कि देखिए हमारे पास बचने के लिए 3 वैक्सीन है जो मैं अक्सर कहता हूँ। आपके दर्शक चौंक जाएंगे कि ये 3 तरह की वैक्सीन कहाँ से आ गई। जी हाँ, मैं बताता हूँ। एक तो बायोलॉजिकल वैक्सीन है जो आपको लगवानी चाहिए। मैं आपको आपके दर्शकों को कई बार बता चुका हूँ कि इस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं पहला चिकित्सक या पहला व्यक्ति हूँ जिसने 16 जनवरी 2021 को जिस दिन वैक्सीन लॉन्च हुई है, प्रधानमंत्री जी का जैसे ही संबोधन शुरू हुआ मैंने वैक्सीन लगवाई थी, और तब से लेके आज तक मैंने कोई छुट्टी नहीं ली है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। फर्स्ट डोज भी लगाई, फिर सेकेंड डोज भी लगवाई, और तो वैक्सीन जरूर लगवाई है। वैक्सीन लगवाने के पीछे तर्क ये है कि जब भी आप वैक्सीन लगवाते हैं आपको संक्रमण से होने से तो नहीं रोकती है वो, लेकिन गंभीर बीमारी से रोकती है। आपकी मौत ना हो जाए इसके लिए वो दीवार बन के खड़ी हो जाती है, जो उसके कारण इम्यूनिटी पैदा होती है। दोनों डोज जब लगवा लेते हैं उसके 2 हफ्ते के बाद आप काफी मजबूत हो जाते हैं कोविड की लड़ाई के खिलाफ। और कितना भी म्यूटेशन परिवर्तित हो जाए, इसकी एफिकेसी थोड़ी कम हो सकती है लेकिन जीरो नहीं होती है। तो इसलिए आपको वैक्सीन तो लगवानी ही लगवानी है, और जरूर लगवाइए। और हाँ, एक चीज मैं जरूर बता दूं कि वैक्सीन लगवाने के बाद जैसा लोगों ने कहा कि मास्क उतार के फेंक दिया और स्वतंत्र हो गए, अब तो वैक्सीन 2 डोजेस हो गए, हम तो डबली वैक्सीनेटेड है, अब मेरा कोरोना क्या उखाड़ पाएगा, ये सोच अलग दीजिए। पूरे देश में एक ताला मशहूर है, उसका नाम है अलीगढ़ का ताला। तो भाई साहब, वैक्सीन लगवाने के बाद यहां सांस के मार्ग पे, नाक पे अलीगढ़ का ताला नहीं लगता है। वायरस अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। वैक्सीन क्या प्रोटेक्ट करती है? वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करती है कि वायरस अंदर आ तो जाएगा लेकिन आपका बिगाड़ बहुत कुछ ज्यादा नहीं पाएगा। तो आपको प्रोटेक्शन देती है सीवियरिटी ऑफ डिजीज के अगेंस्ट और मॉर्टलिटी के अगेंस्ट। लेकिन इन्फेक्शन होने के लिए कोविड की वैक्सीन प्रोटेक्शन किसी को नहीं देती है। ये जो मार्ग हमारा सांस लेते रहेंगे, हम सांस लेते रहेंगे कोरोना, कभी भी सांस के साथ अगर हमने लापरवाही बरती, हम मास्क नहीं लगाए हुए हैं, हमने शारीरिक दूरी नहीं रखी हुई है, हमने बार बार हाथ नहीं धोए हैं, हमने खूब हाथ मिलाया है। अब देखिए 3 तरह से हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं अपना। जैसा आपने कहा कि हाँ, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वैक्सीन जो है वो आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा करती है वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें म्यूटेशन हुए हैं तो हो सकता है एफिकेसी थोड़ा बहुत कम हो जाए, लेकिन फिर भी 2 चीज़ों के लिए वैक्सीन बहुत प्रभावी होती है। एक, सीवियरिटी ऑफ द डिजीज के लिए, और दूसरा मॉर्टलिटी के लिए, यानी मौत से आप बच जाएंगे और गंभीर बीमारी से बच जाएंगे। इसलिए आपने जैसा पूछा है राजेश जी कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, बिल्कुल लगवानी चाहिए, और दोनों डोज लगवानी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि 3 तरह के उपाय आपको जानने जरूरी हैं।
एक तो आपका हो गया वैक्सीन यानी बायोलॉजिकल वैक्सीन जो आप यहाँ लगवाते हैं, और दूसरा उपाय है सोशल वैक्सीन। सोशल वैक्सीन यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अभी तक लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या मतलब समझते हैं? मास्क लगाना और शारीरिक दूरी बनाना और हाथ धोना। जी नहीं, 5 चीजें याद रखिए। मास्क तो लगाएंगे घर से निकलते ही, और बाहर से मास्क लगा लीजिए, और जहां मौका मिले वहां हाथ धो लीजिए, और जो 2 गज की दूरी है वो बना के रखिए। दूसरा ये कि भीड़ वाले इलाके से बचिए, मत जाइए भीड़ वाले इलाके में। आप किसी के यहाँ शादी में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, तो आप जो है उसको गिफ्ट भेज दीजिए एक लिख के कि भाई इस कारण से मैं नहीं जा रहा हूँ और गिफ्ट आपका ये है। और रही बात पार्टी की, वो दूल्हा दुल्हन बाद में घर आ जाएंगे तो मैं बाद में आके कभी भी आपके यहाँ डिनर ले लूँगा, पार्टी ले लूँगा। और दूसरी बात वो ये है कि मिलने पर नमस्ते करिए। बहुत बड़ा हथियार है कोविड से बचने के लिए। कोविड से नहीं, अभी मैं बताऊंगा नमस्ते और मास्क के और क्या फायदे हैं। तो इसलिए हाथ मिलाना छोड़िए। हाथ मिलाने से वायरस इधर के उधर, उधर बैक्टीरिया इधर के उधर, सब संक्रमण ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो दूर से नमस्ते करिए, भारतीय संस्कृति है, इसको अपनाते रहिए और कोविड से बचते रहिए। और दूसरी बात मैं बताऊंगा, तीसरी वैक्सीन जो मैंने अक्सर आपको बताई है वो इम्यूनिटी की वैक्सीन। और इम्यूनिटी के लिए मैंने क्या कहा कि बच्चों को बनाइए वेजिटेबल चाइल्ड, ना कि बर्गर चाइल्ड। वेजिटेबल चाइल्ड बनाएंगे यानी हरी सब्जियां और फल खिलाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। बर्गर, पिज्जा, डोसा, ये सब फास्ट फूड खिलाएंगे तो इम्यूनिटी नहीं अच्छी होगी। तो इम्यूनिटी के जो उपाय बताए जाते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत आधा घंटा कोई ना कोई व्यायाम करना, हरी सब्जियां और फल जरूर खाना, ये सब करते रहिए, आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। आज कोरोना है, कल कोई दूसरा रोना होगा, आप उससे लड़ पाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो मास्क है, ये कोरोना ने जादुई चीज़ दी है। ये उसी तरह इसकी महत्ता है, जब आप 2 व्हीलर से बाहर निकलते हैं तो हेलमेट लगा देते हैं। अब हेलमेट आप इसलिए लगाते हैं, नहीं तो पुलिस चालान कर देगी, लेकिन पुलिस चालान ना भी करे तो भी आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं देखिए, नज़र मेरी कमज़ोर है, पिछले 12 सालों से तो मैं चश्मा लगा रहा हूँ, 12 साल से। तो मैं क्यों लगा रहा हूँ भाई? क्योंकि मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, तो ये भी एक सुरक्षा कवच है हमारे पास। तो इसी तरह कोरोना से, मास्क केवल कोरोना से नहीं बचाता है, मास्क आपको वायु प्रदूषण से बचाता है। मास्क आपको बहुत सारी और गंभीर बीमारियां जैसे फ्लू, इन्फ्लुएंजा, उससे बचाता है, टीबी से बचाता है, निमोनिया से बचाता है। तो बहुत सारी बीमारियों का बचाव मास्क से करता है। और आपको मैं अपना उदाहरण बताता हूँ कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मैं कैंपस में रहता हूँ, और जब सुबह सुबह आता हूँ तो मैं पैदल आता हूँ। पैदल चलने से यहाँ ये 1.5 किलोमीटर है, तो मेरे आसानी से 2000 स्टेप्स हो जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा मुझे क्या मिलता है कि मास्क लगा के आता हूँ तो मुझे वायु प्रदूषण से प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो मेरी 2000 स्टेप्स की एक्सरसाइज भी हो गई और वायु प्रदूषण से भी प्रोटेक्शन हो गया। तो ऐसे ही छोटे मोटे काम आप भी करिए, जिसके कारण 10,000 तक आपके स्टेप्स पर डे होते रहें, और घर के बाहर निकलते ही मास्क लगा लीजिए। तो अब मेडिकल कॉलेज चौराहा, वो पुराना चौराहा नहीं, बहुत वायु प्रदूषण होता है यहाँ, लेकिन मैं आता हूँ तो मैं मास्क लगा के आता हूँ तो प्रोटेक्शन से बचा रहता हूँ। तो आप भी जाइए। लखनऊ में ऐसा कोई एरिया नहीं है, उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा शहर नहीं है जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से नीचे हो, जिसको गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है। कोई ऐसा शहर नहीं है मान्यवर। नोएडा में तो 900 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। 50 से नीचे कोई नहीं है जो अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। इसलिए घर से निकल के मास्क लगाइए, उसको जीवन की दिनचर्या बना लीजिए, जब तक हम उस जमाने में नहीं पहुंच जाते जहां पर गुड क्वालिटी ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स हर शहर में होगा। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप सब लोग वृक्षारोपण करते रहेंगे तो जरूर होगा। सर, दवाएं जो मैंने आपसे पूछी थी, एक सवाल छूट गया, जो दवाएं ले रहे थे लोग, क्या वो नहीं, दवाएं लेते रहे? नहीं, अभी दवाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे जितने मैंने उपाय बताए हैं, लेकिन हाँ, एक काम और करिए। अगर आप भीड़ भरे इलाके में गए हैं और फिर मास्क भी लगाएं, तो भी घर आने के बाद आप भाप ले लें 5 मिनट, केवल 5 मिनट। सुबह शाम अगर 5 मिनट भाप लेते रहेंगे तो उससे भी वायु प्रदूषण से फायदा मिलेगा, और दूसरी बीमारियों से बचाव होगा, और कोरोना से भी बचाव होगा। तो मास्क और स्टीम इनहेलेशन ये शुरू कर दिए, किसी दवा की भी जरूरत नहीं। सर, एक अंतिम सवाल, ये जो कोरोना का नया म्यूटेंट आया है जी, ये लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं जी। तो अभी इसकी क्या, आपको क्या लग रहा है कि देखिए, कितना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा? राजेश जी, बहुत ज्यादा खतरनाक। राजेश जी, आचार्य तुलसीदास जी ने 500 साल पहले एक चौपाई लिखी, और चौपाई तो मैं भूल गया, लेकिन एक चौपाई मुझे हमेशा याद रहती है कि भय बिन होए न प्रीत। तो इसलिए थोड़ा डरना जरूरी है। और डॉक्टर सूर्यकांत तो 21 महीने से डरा रहे हैं, हम तो बदनाम हो गए। डॉक्टर सूर्यकांत डांटते बहुत हैं, डराते बहुत हैं, तो ठीक है, होने दो बदनाम, लेकिन आपके हित के लिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा डरना जरूरी है। पैनिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा डरना जरूरी है, और थोड़ा ये जो मैंने बताया उपाय, इसलिए बचना जरूरी है।
तो आपने देखा डॉक्टर सूर्यकांत जी ने कहा कि डरना जरूरी है और कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे डर से ही आपका बचाव, आपकी ज़िंदगी बच सकती है। उन्होंने जितने उपाय बताए हैं आपको, सीधे सीधे सारे सारे उपायों पर अमल करिए, क्योंकि हम कोरोना पर अमल करके बचा जा सकता है। कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो दवाओं से, इंजेक्शन से आप बच सकते हैं। अगर आपने इंजेक्शन लगवा लिया है, वैक्सीन लगवा ली है, तो भी ये ज़रूरी नहीं कि आप उससे पूरी तरह से बच जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन कोई रामबाण नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद आप कोरोना के नए म्यूटेंट से बच जाएंगे। इसलिए बचाव ही इलाज है। आप कोरोना के जो डॉक्टर साहब ने उपाय बताए हैं, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और जहाँ भी जाइए थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए, तभी आप कोरोना के नए म्यूटेंट से बच पाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।